So, hello guys, this is Sorgon from ITBHU and let's start the lecture 2 of the mechanics. So the first problem in front of you, I will say basically it is a problem of the somehow energy conservation. We will say, let's read the statement first. A rod AB of mass M and length L is fixed. Basically, this quantity, basically this rod is fixed. Later on, we will understand why it is given to be fixed. A point mass, right? There's a point mass placed is released from the point C. A point mass, let's call it something up later on. Point mass start moving towards the rod when it's set free, and the speed of the point mass was found to be this value when it's at a distance of L by 2 from end P क्वेश्चन। तो आई होप अब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं इसका डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करता हूँ क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास एक रॉड है, ठीक, जिसका जो मास है इसने कैपिटल एम का है और जो लेंथ है बेसिकली ये एल। इसको क्या होगा, इसको फिक्स करके रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से एल डिस्टेंस पर एक पॉइंट मास है, लेट से इसका मास जो है वो एम नॉट मान लेते हैं। तो वो बोल रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, इसको फिक्स करके रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, इस पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, पड़ा होगा ना, लगता है G m1 m2 r स्क्वायर, कुछ ऐसे फोर्सेस आते हैं, राइट। हाँ। तो अगर इसको पकड़ के नहीं रखेंगे तो होगा क्या, कुछ इंस्टेंट बाद इसके पास भी वेलोसिटी होगी, इसके पास भी वेलोसिटी होगी। तो इसकी वेलोसिटी को कंसिडर नहीं करना है, इसलिए इसको फिक्स करके रखा हुआ है। इसका मतलब ये है। और इनफैक्ट इसमें एक जो अच्छी बात ये है, जो यहाँ पे हिंज फोर्स लग रहा होगा इस पे, जो हमने पकड़ के रखा हुआ है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मूव नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब जो हिंज फोर्स आ रहा है उसका भी वर्क डन क्या है, डब्ल्यू हिंज, वो जीरो है। तो एनर्जी कंजर्वेशन लिखेंगे तो फोर्सेस सिर्फ कौन से लग रहे हैं, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्सेस, और कोई फोर्स नहीं लग रहा। और बेसिकली जो हिंज फोर्स का वर्क डन है वो जीरो है, हाँ। क्योंकि वो जो पॉइंट है बेसिकली जो बॉडी है मूव नहीं कर रही। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये समझ में आना चाहिए। और देखिए और क्या कह सकते हैं। अब क्या होगा, इसको फिक्स करके रखा हुआ है तो इस पे फोर्स इधर लगेगा, इस पे लगेगा, पर ये इतना ही फोर्स इधर अप्लाई हुआ है तो दिक्कत की बात नहीं। तो ये जो बॉडी है एम नॉट मास की, ये इधर की तरफ मूव करने लगेगी, कुछ वेलोसिटी आ जाएगी कुछ देर बाद। तो ये बोल रहा है जब ये डिस्टेंस एल से एल बाई टू हो जा रहा है, तो यहाँ पे तो रेस्ट पे रिलीज किया है, वेलोसिटी जीरो है, तो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी वी हो जा रही है, और मैं यही वी कैलकुलेट कर, ये क्वेश्चन है। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं। तो इनिशियल बॉडी के पास कुछ एनर्जी होगी, ई इनिशियल इज इक्वल टू ई फाइव। तो सही करना। तो पहले क्या है, आप देख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी दो बॉडी के बीच में निकालनी होगी, राइट। एक रॉड है, एक्सटेंडेड मास है बेसिकली, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। एक्सटेंडेड मास है और ये एक पॉइंट मास है। और यहाँ पे वेलोसिटी नहीं है सिस्टम के पास, और फिर बाद में वेलोसिटी आ जा रही है। तो चलिए देखते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ से एक्स, इसको डी बोल देते हैं, डी डिस्टेंस पे यहाँ पर हम क्या करते हैं, पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं इस रॉड की वजह से। ठीक है, तो कह सकते हैं कि अगर अगर यहाँ पे पोटेंशियल लेट से ये पॉइंट पी है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, एम इंटू वी पी। जैसे होता है ना, क्यू इंटू वी जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसी तरह से अगर मास को मल्टीप्लाई कर देते हैं पोटेंशियल से, तो उस वहां पे पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है उस बॉडी की। सही है। हेलो, एम आई क्लियर। अगर किसी बॉडी के मास से उस पॉइंट, किसी बॉडी का पोटेंशियल मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उस बॉडी की वजह से उस पॉइंट पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड है वो आ जाती है। हाँ। तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं इस रॉड की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है। तो देखिए क्या कर सकते हैं, बेटा भाई, हाँ, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे आए और एक एलिमेंटल हमने क्या कर लिया, मास ले लिया, इसको डीएम कॉल करते हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, इसका मास एम नॉट माना था हमने। और फिर डी की वैल्यू पहले एल है, फिर कितनी हो जा रही है, एल बाई टू हो जा रही है, राइट। यहाँ से एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे। चलिए देखिए, यहाँ से लिख सकते हैं इस पॉइंट पे डी वी पी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ जी डी एम इंटू एम नॉट, माइनस जी डी एम, सॉरी, और माइनस जी एम बाई आर होता है ना। किसी एलिमेंटल मास का कितना होता है पोटेंशियल एनर्जी, हाँ। माइनस जी एम बाई आर। हाँ। ये कितना हो जाएगा, एक्स। इसको इंटीग्रेट कर दिया टोटल पोटेंशियल के लिए, इंटीग्रेट कर दिया, कितना हो जाएगा। और यहाँ से अगर बात करें डीएम, तो डीएम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम अपॉन एल इंटू एक्स। तो डी। एक सेकेंड बेटा भाई।
ओके, तो माइनस जी एन डी एम एक्स होता है, और एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है पहले हमें, और डी है, और ये कितना है, यहाँ से ले रहे हैं, तो ये एक्स इक्वल टू जीरो हमने कंसिडर किया हुआ है, और ये क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू डी, और ये कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू डी प्लस एल। सही है। यहाँ से एक्स कंसिडर कर रहे हैं ना इस पॉइंट से, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू जीरो है, एक्स इक्वल टू डी है, एक्स इक्वल हाँ टू डी प्लस एल है। सही है। हाँ ओके, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी एक्स की वैल्यू डी, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी डी प्लस एल। बेसिकली मैंने यहाँ पे डी इसलिए माना है क्योंकि हमें पहले डी फिर एल निकालना है, फिर एल बाई टू निकालना है, दो पोजिशन पे निकालना है, राइट। तो अगर जनरल रखेंगे तो वैल्यू रख सकते हैं दोनों पॉइंट पे, वरना फिर दो बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, डीएम की वैल्यू रख दी, माइनस जी अपॉन एक्स इंटू एम बाई एल इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन डी टू डी प्लस है। तो यहाँ से देखा जाएगा, ये हो जाएगा माइनस जी एम बाई एल एल एन ऑफ डी प्लस एल डिवाइडेड बाय। अब देखिए, और अगर थोड़ा सा ध्यान समझिए, ये रॉड, ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है, तो लिख सकते हैं ई एट क्यू इज इक्वल्स टू ई एट पी। तो पहले एनर्जी कितनी होगी सिस्टम की, ये इसका मास एम नॉट था, राइट, और इसका मास कितना था, एम था, तो लेंथ एल थी, ये लेंथ कितनी है, एल बाई टू, और ये लेंथ कितनी है, एल। तो लिख सकते हैं इनिशियल एनर्जी के लिए क्यू पे बात करें तो वेलोसिटी जीरो है, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी वी है जो कैलकुलेट करनी है, और यहाँ पे हमेशा रेस्ट पर है, तो लिख सकते हैं माइनस जी एम बाई एल इंटू एल एन ऑफ, इसकी वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू कितनी है, क्यू पॉइंट पे एल है, कितना हो जाएगा, टू एल डिवाइडेड बाई डी प्लस डी की वैल्यू एल, और ये कितना हो जाएगा, एल इक्वल्स माइनस, और ये पोटेंशियल एनर्जी है बेसिकली, पोटेंशियल है, राइट, इसको मल्टीप्लाई कर दिया एम नॉट से, तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, हाँ तो यहाँ से हो जाएगा, बेसिकली यहाँ पे डी की वैल्यू बस एल पुट कर दी है, तो क्यू पॉइंट पे एनर्जी कैलकुलेट करें, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, एम नॉट इसका मास और इंटू इसका पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल हो गया, तो एम नॉट इंटू माइनस जी एम बाई एल इंटू एल एन ऑफ, डी की वैल्यू कितनी है इस पॉइंट के लिए, ये वाली एल बाई टू है, तो एल बाई टू प्लस एल, थ्री एल बाई टू अपॉन, और बेसिकली एल, डी की वैल्यू एल बाई टू, तो ये हो जाएगा थ्री एल बाई टू डिवाइडेड बाई एल बाई टू। सही है, प्लस हाफ एम नॉट इंटू वी स्क्वायर, ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया एनर्जी कंजर्वेशन। समझ आ रहा है ये, हेलो, एम ए हाँ क्लियर। हाँ ओके, तो यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, और इसको माइनस जी एम नॉट बाई एल एल एन ऑफ टू प्लस एल एन ऑफ, इसको अगर ऐसे बाहर निकाल, ये हो जाएगा एल एन थ्री बेटा बाई, सॉरी, इज इक्वल्स वन बाई टू एम नॉट इंटू वी स्क्वायर। तो यहाँ से द स्क्रीन रोटेट, हाँ, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एम नॉट कैंसिल कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, जी एम अपॉन एल लॉन ऑफ थ्री बाई टू इज इक्वल्स वी स्क्वायर बाई टू। यहाँ से वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू जी एम अपॉन एल एल एन ऑफ थ्री बाई टू का स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू, यहाँ तक सही है। हाँ कुछ नहीं किया, बेसिकली किसी जनरल डी डिस्टेंस पे हमने पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया, और उस पोटेंशियल को उसके मास से मल्टीप्लाई कर दिया, इस एम डॉट मास से, तो इस पॉइंट पे इस पार्टिकल के पास इस बॉडी की वजह से कितना पोटेंशियल एनर्जी है वो कैलकुलेट कर ली, और इस पॉइंट पे और यहाँ जो पॉइंट है, बेसिकली जो क्यू पॉइंट है, दोनों जगह एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया, तो एक बार काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इक्वल्स टू बस पोटेंशियल, ये हमने किया है, तो इसका आंसर कितना आया, टू जी एम बाई एल लॉन ऑफ थ्री बाई टू, ऑप्शन देख ले, क्वेश्चन का स्टेटमेंट देख लेते हैं, तो देखिए कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ टू जी एम बाई एल एल एन ऑफ थ्री बाई टू, तो कितना हो जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी थ्री, x की वैल्यू हो जाएगी टू, राइट, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, फाइव। हाँ सही है। हाँ तो अगेन ये क्वेश्चन कहाँ का था, AIDS,
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है, लेकिन एनएससीपी के बिल्कुल सफिशिएंट है। देखते हैं, इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन ऊपर करते हैं। ओके, सो हियर द सेकंड प्रॉब्लम, लेट्स सेट रीड द स्टेटमेंट फर्स्ट। बेसिकली गिवन है कि एक ब्लॉक है जिसका मास m है, और इसे हमने प्रेस करके रखा हुआ है, ठीक है। प्रेस करके रखा हुआ है, और इसकी जो अनस्ट्रेच्ड लेंथ है, अनस्ट्रेच्ड, मार्क मार्क द वर्ड अनस्ट्रेच्ड, मतलब जो, ठीक है, ये लेंथ कितनी है, 2l। तो आपको दिख रहा होगा ये लेंथ इसने l दी हुई है, इसका मतलब जो स्प्रिंग है वो है क्या है, कंप्रेस है। और एल कंप्रेस है, एल कंप्रेस है, इसका मतलब क्या है, ये जो स्प्रिंग है, अगर हमने इसको एल कंप्रेस करके रखा हुआ है एल डिस्टेंस पे, तो बेसिकली ये ओरिजिनल लेंथ को रिगेन करनी चाहिए। इधर की तरफ कितना फोर्स लगा रही होगी, के इंटू 2l माइनस एल। सही है, बात सही, यहाँ तक सही है। इस स्प्रिंग को हमने हाँ कंप्रेस करके रखा हुआ है, ये लेंथ एल है, पूरी 2l थी, तो हमने एल कंप्रेस किया है, तो के इंटू डेल्टा एक्स फोर्स लगता है ना। ऐसे यहाँ पे स्प्रिंग है, कंप्रेस किया इधर, तो कंप्रेस किया, तो इधर और इधर फोर्स लगाएगी स्प्रिंग। तो इधर की तरफ कितना फोर्स हाँ लगेगा, के इंटू एल। इस ब्लॉक को अगर ध्यान से देखें, तो इधर से नॉर्मल आ रहा होगा, और इधर से हाँ क्या आ रहा होगा, के इंटू एल, ये स्प्रिंग की वजह से। और इधर की तरफ लग रहा होगा mg, और हाँ स्लिपिंग, और इधर लग रहा होगा f। और फ्रिक्शन पे हमें बात करनी है, तो हम बात करते हैं। अगर f की वैल्यू सफिशिएंटली ज्यादा हुई तो बॉडी ऊपर मूव करेगी, टेंडेंसी हो जाएगी, तो फ्रिक्शन नीचे आ जाएगा। और अगर वरना बॉडी अगर mg ज्यादा हुआ, बॉडी गिरने लगी, तो फिर मतलब फ्रिक्शन फोर्स के डायरेक्शन पे हम बात करते हैं पहले। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि जो n की वैल्यू है और वो एल है, वो तो इक्वल होने वाले हैं। हाँ। यहाँ तक सही है। और फ्रिक्शन ऊपर ही लगना चाहिए क्योंकि वो बात मिनिमम करते हैं, वैल्यू पूछता है तो। हाँ वो हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। एन की वैल्यू की आ गई, चलिए ठीक है। अब देखिए, हमें किस पे बात करनी है, मिनिमम क्या फोर्स होना चाहिए की, राइट, मिनिमम एफ कितना चाहिए। तो अगर हमें मिनिमम बात करना है, इसका मतलब क्या है, अगर फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगा तब दोनों मिलके एमजी को बैलेंस कर रहे होंगे, तो ही मिनिमम आने वाला है, राइट। तो हाँ जैसा कि हाँ उन्होंने कहा, बिल्कुल सही कहा। अगर फ्रिक्शन फोर्स नीचे लगेगा, इसका मतलब क्या है, इफेक्टिवली वैल्यू बढ़ने वाली है एफ की। वो वाला केस कंसिडर नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है, ये जो बॉडी है हमारी एम मास की, इस पे ऊपर की तरफ लग रहा होगा एफ, और नीचे लग रही है, ऊपर लग रहा होगा फ्रिक्शन। और इसको लिमिटिंग ले लेते हैं, इसको मिनिमाइज करने के लिए इसको मैक्सिमाइज करते हैं, तो अभी आप मिनिमाइज हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख हाँ सकते हैं, एफ प्लस एफ लिमिटिंग इज इक्वल्स टू एम जी। और एफ लिमिटिंग के मैग्नीट्यूड हमें पता होता है, म्यू इंटू एन। सही है। हाँ। ये वैल्यू प्लग इन करते हैं। सबसे पहले हमें एफ निकालना है, तो एफ कितना हो जाएगा, एम जी एम जी माइनस म्यू के एल, राइट। हाँ अब वैल्यूज दी हुई है, एल 1 है, म्यू 0.1 है, एल 1 है, म्यू 0.1 है, और के कितना है, और के भी गिवन है, और 540 गिवन है। आई थिंक सब ऐसा यूनिट में गिवन है। हाँ जी, ऐसा यूनिट में हाँ गिवन है। और एम कितना है, 5.4, 5.4, ठीक है। 5.4 इंटू 10, तो देखिए, लकीली आंसर कितना आ गया, 54 माइनस 54, दैट इज 0। अगर आप जीरो। पकड़ के रखेंगे फिर भी वो नहीं गिरेगा, वैसे ऐसे छोड़ दिया, तो ये और ये फोर्स बैलेंस है कहने का मतलब, राइट। जो हाँ एफ लिमिटिंग है वो एम जी के इक्वल है कहने का मतलब। तो अगर आप नहीं पकड़ के रखेंगे फिर भी जस्ट वो बैलेंस्ड है, इसका आंसर कितना आ जाए, 0, ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन लेने का इंटेंशन ये है, जो आप थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसमें गलतियां काफी हो जाती हैं। आगे हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट करके, सॉरी, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड फ्लूइड, उसमें ये क्वेश्चन आएगा, थोड़ा अलग तरीके से आएगा। पर इसका कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, और ये ऐसा क्वेश्चन आने वाला आ सकता है, बिल्कुल पेपर में आ सकता है। मैंने बहुत जगह क्वेश्चन देखा है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। वेट है। हाँ हेलो। तो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक रॉड है, बेसिकली हमारे पास एक रॉड है जिसका मास m और लेंथ l गिवन है। और हमने क्या किया, इस रॉड को बेसिकली रोटेट करना स्टार्ट कर दिया, लेट्स से ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक है। और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे पड़ी हुई है कहने का मतलब, ठीक है।
तो वो बोल रहा है रेशियो ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स डिवेल्प्स इन द रॉड ए, 2 पॉइंट दिए हुए हैं एफ और सी। आप समझते हैं ये क्या कह रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स इसका मतलब क्या है। चलिए ठीक है, बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक रॉड है, बहुत बड़ी रॉड नहीं मानते हैं, थोड़ी छोटी कर लेते हैं। ये देखिए, इसका मास एम और इसका लेंथ एल मान लेते हैं। तो एक पॉइंट यहाँ पे पी है, एक पॉइंट यहाँ पे क्यू। तो अगर बेसिकली अगर आप इस रॉड को ब्रेक कर दें, इस रॉड ब्रेक कर दे बेसिकली, लेट से ये लेंथ एक्स है, तो अगर ये, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, इसको हटा दिया एल माइनस एक्स। सही है। अगर इस सेगमेंट को कंसिडर करें, एक सेगमेंट ये है और एक सेगमेंट ये, सेगमेंट ओपी की लेंथ एक्स है, तो पी क्यू कितनी हो जाएगी, एल माइनस एक्स। ठीक है। हाँ। तो अगर आप देखें, एक इस पार्ट को कंसिडर करें, पी क्यू पार्ट, तो पी क्यू पार्ट पे क्या होगा, जो टेंशन होगा वही इसको बेसिकली रोटेट करवा रहा होगा, इस पार्ट को, क्योंकि जो पूरा इफेक्टिवली ऐसे रोटेट कर रहा है। तो इसके पास इस रॉड पे तो ये फोर्स लग रहा है, क्योंकि ये बेसिकली प्लेन वैसे रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है, ग्रेविटी ऊपर बैलेंस हो जाएगी, समझ आ रहा है, वैसे ऐसे रोटेट, ये प्लेन है। हाँ। तो इस पे तो बस एक ही फोर्स लग रहा है, टेंशन। हाँ। और ये जो टेंशन की वजह से पूरी बॉडी रोटेट कर रही है, राइट। तो इस पे टेंशन ऐसे लग रहा है, इस वाले पार्ट, अगर पीक्यू को कट कर दें तो पीक्यू पे ऐसे लग रहा है, तो इस ओपी पे कैसे लग रहा होगा, ऐसे लग रहा होगा, और किधर की तरफ लग रहा होगा। इनफैक्ट अगर हम कोई भी सेगमेंट कंसिडर करें, अगर लेट से यहाँ से एक सेगमेंट काट के निकाला, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको कॉल किया Q1, इसको कॉल किया Q2, एक इधर लग रहा होगा, एक इधर लग रहा होगा, राइट। हाँ। तो जो ये टेंशन है बेसिकली, ये एक सेगमेंट को रिस्टोर कर रहा है और एक सेगमेंट पे फोर्स की तरह काम कर रहा है। देखिए जैसे इस पॉइंट को देखिए, ये जो पॉइंट है ये अपने पॉइंट पर रिस्टोर कर रहा है बेसिकली, राइट। तो जो टेंशन है वो उसी की बात कर रहा है। रिस्टोरिंग फोर्स मतलब बस किसी भी जनरल पॉइंट पे, अगर हम एक्स पे, किसी भी जनरल डिस्टेंस एक्स पे हम टेंशन कैलकुलेट करेंगे, तो वो उस पॉइंट पे रिस्टोरिंग फोर्स की बात कर रहा है, लैंग्वेज के हिसाब से। बात समझ आ रही है। हाँ। तो चलिए, तो हमें निकालना है कि किसी भी जनरल एक्स पे बेसिकली टेंशन की वैल्यू क्या होने वाली है। फिर उसमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं, एक पॉइंट है L/2 और एक पॉइंट है L/3। हम वैल्यूज पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हमारा हमारा क्वेश्चन का जो कंसर्न है वो क्या है, हमें किसी भी जनरल एक्स डिस्टेंस पे, रॉड से एक्स डिस्टेंस जो उसके बेसिकली हिंज पॉइंट से, हमें क्या करना है, टेंशन कैलकुलेट करना है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। देखिए, आप एक बात में याद रखिएगा, किसी भी बॉडी पे जो नेट फोर्स लगता है वो क्या होता है, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है, अगर बॉडी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल पे लगा देते हैं, वो गलत हो जाता है। ये बात पता है आपको। हाँ, पता। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये देखिए, इसको ओमेगा से रोटेट किया, हमने यहाँ से क्या किया, एक एक्स डिस्टेंस पे आके एक पॉइंट कैलकुलेट किया, क्योंकि अगर एक्स पे निकाल देंगे तो एक्स की वैल्यू को भी पुट कर देंगे तो वो जनरल हो जाएगा, राइट। सही है। हाँ। ठीक ठीक। तो देखिए, मतलब मेरी अप्रोच क्या है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे पी है, और यहाँ पे लेट से क्यू है। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी अगेन, एल माइनस। यहाँ पे टी पी पॉइंट पे जो टेंशन है, जो एक्स डिस्टेंस का है, उस पे कहते हैं टेंशन जो है वो है टी एक्स। बात समझ आई। अब इस रॉड को कट कर लिए, जो पी क्यू रॉड, तो क्या होगा, अब इस रॉड का मास कैलकुलेट करते हैं, ये पी क्यू है, तो मास ऑफ पी क्यू कितना होगा, M/L इंटू एल बाई एस एक्स। हम्म। अब इस रॉड पे एक ही फोर्स लग रहा है, वो फोर्स क्या है, टी एक्स। सही है। हाँ। अब एक बात बताइए, इस रॉड पी क्यू का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, ये लेंथ कितनी है, एल माइनस एक्स। L-X/2। ये वाली लेंथ है, ये इसका सेंटर ऑफ मास होगा। हाँ। अब ये जो पॉइंट है, ये जो डिस्टेंस है, ये कितनी है, एल माइनस एक्स। लेट इस पॉइंट को सी कह दिया, तो सी का एक्सेलरेशन कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एल माइनस एक्स बाई टू। हाँ। जो L पॉइंट प्लस X/2। जो ये पॉइंट सी है, अगर हम बात करें, एक्सेलरेशन ऑफ सी पॉइंट वो कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाय टू। क्योंकि पूरी रॉड क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन, हर एक पार्ट उसका सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो किसी कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन करती हाँ। है, तो उसका एक्सेलरेशन कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर आर बेसिकली। तो आर की वैल्यू ये है, राइट। हाँ। तो देखिए, अगर थोड़ा सा और अच्छे से डिस्कस करें, तो ये रॉड हो गई पी क्यू, ये उसका सेंटर हो गया, इस पर टेंशन लग रहा है टी एक्स, इसका मास को लेट से कहते हैं एम एम प्राइम, और एम प्राइम की वैल्यू कितनी है,
एम बाय एल इंटू एल माइनस एक्स। तो क्या लिख सकते हैं, टी एक्स एफ एक्सटर्नल, एक ही फोर्स लग रहा है, इज इक्वल्स मास, पूरा मास कितना है, एम बाई एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू इंटू ओमेगा स्क्वायर। एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। हाँ तो इफेक्टिवली ये आया। गलती क्या करेंगे, पूरा मास लिख देंगे, सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन नहीं लिखेंगे। समझ आ रही है बात। हाँ तो देखिए इसको ध्यान रखेंगे, तो टी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, एम बाय एल इंटू ये कितना हो जाएगा, एल प्लस एक्स बाय टू। समझ आया। हाँ। बेसिकली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। हम्म। ओके, तो अगर आप देखें डिपेंडेंस तो क्या हो रहा है, टी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट है, टी एक्स इक्वल टू लेमडा इंटू एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। अब वैल्यूज देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इफेक्टिवली। तो देखिए जो पॉइंट ए है, तो अगर बात करें टी ए, तो ये किसके लिए क्या होगा, लेमडा इंटू एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाय 9। और जो टी सी होगा वो कितना हाँ होगा, लेमडा इंटू एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर एल बाय, स्क्वायर बाई फोर। दोनों को डिवाइड फोर। कर दिया, एफ ए बाई एफ से निकालना है बिल्कुल। तो डिवाइड करेंगे तो कितना हो हाँ जाएगा, ये हो जाएगा 8/9, और ये हो जाएगा 3/4। तो कितना हो जाएगा, 32 डिवाइडेड बाई 27 इज इक्वल्स टू 1 + n/27। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है। 5। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा वो वाला क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन है डब्ल्यू का, वर्क पावर एनर्जी का क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, काफी बातें समझने वाली है, समझते हैं। देखिए कह रहा है एक ब्लॉक है जिसका मास m है, अच्छी बात है, इस पुश्ड टुवर्ड्स अ मूवेबल वेज, मार्क द वर्ड्स। कितना है, मूवेबल, मूवेबल दिया हुआ है बेसिकली, ये जो वेज है वो मूव कर सकता है, राइट। तो इसका मास 3m गिवन है, और इसकी हाइट हाँ h है, और हाईली इलास्टिक स्प्रिंग है, ठीक है, एक्सटेंडेड अप टू हाफ फॉर, 10 मिनट में खत्म हो जाएगी, 10 मिनट बाद फिर से रिज्वाइन कर लेंगे। एंड हाइट h विद इलास्टिक स्प्रिंग एक्सटेंडेड अप टू हाफ इट्स लेंथ लेंथ। तो आप समझते हैं क्या कह रहे हैं, काफी इलास्टिक है, स्प्रिंग एक्सटेंडेड अप टू हाफ इट्स लेंथ लेंथ। अच्छा, इफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ वी नॉट कंप्रेस द स्प्रिंग कंप्लीट। ओके ओके, तो देखिए एक बात समझने वाली है, जो इसकी जो स्लेंट लेंथ है बेसिकली, देखिएगा ध्यान से समझा रहा हूँ। ये जो लेंथ इसने गिवन है, ये जो लेंथ है बेसिकली ये हाफ है, राइट, स्प्रिंग। तो देखिएगा, पर ये एच है, तो और ये कितना हो जाएगा, एच कोसेक 30, तो उसकी आधी, तो ये कितनी हो जाएगी, एच। समझ आ रही है बात, ये बोल रहा है, हाँ ये एच है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, एच कोसेक 30, इसकी आधी स्प्रिंग लटकी हुई है, मतलब यहाँ तक स्प्रिंग है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक एच, और यहाँ से यहाँ तक भी एच। नहीं, हाँ बेसिकली स्प्रिंग एक्सटेंडेड अप टू हाफ फॉर स्लैंट लेंथ, तो वही कह रहा है, ये कह रहा हाँ था, ये तो हाँ समझ। ठीक है। ओके, तो आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए वी नॉट की, कि वो उसको पूरा कंप्रेस कर सके, मतलब ऐसे ब्लॉक आएगा, ये आएगा, और ये जो है यहाँ से बेसिकली स्प्रिंग लटकी हुई है, इसको पूरा का पूरा कंप्रेस कर देगा, मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा, कहने का मतलब डायग्राम देखें, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा और स्प्रिंग बिल्कुल कंप्रेस हो जाएगी। इसलिए कह रहा है इलास्टिक, हाईली इलास्टिक कह रहा है, मतलब पूरा का पूरा कंप्रेस कर दी, बात समझ आ रही है। अच्छा हाँ ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है, ये जो वेज है ये मूवेबल है, तो बात कर, अब एक बात का ध्यान रखना है, क्या करना है, हमें क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ पी नॉट। तो मैं समझाता हूँ हाँ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये तो क्वेश्चन की लैंग्वेज थी, हम अपनी भाषा पे आ जाते हैं, तो हमें समझ आती है। यहाँ पे कैसे वेज, तो ये एच हो गया, और अगर बात करें तो ये वाली जो एंगल है ये 30 है, यहाँ से ऐसे ये एम है, ये जो है ये भी नॉट। ध्यान से समझते हैं, ये जो है ऐसे स्प्रिंग लटका। अब देखिए, जब ये बॉडी जो है, जब ये यहाँ पे लेट से आ गई, वो टच नहीं करा है इसको, ठीक है, ध्यान से सुनते नहीं गया मेरी बातों को। तो ये इस पैसे नॉर्मल लगाएगा, एक कंपोनेंट ऐसे होगा, एक कंपोनेंट ऐसे होगा, ये बैलेंस हो जाएगा धरती से, ठीक है। इससे ये क्या होगा, लगातार एक्सेलरेट करेगा, जब तक ये इसके साथ कांटेक्ट में नहीं आएगा, स्प्रिंग कंप्रेस नहीं होगी।
बात समझ आ रही है? हाँ इसका मतलब क्या है, लगातार इस पे फोर्स लग रहा है आगे की तरफ वेज पे, इसका मास 3m गिवन है। इसका मतलब लगातार इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। बात समझ आ रही है? हाँ अब क्योंकि आपको पता होगा, जब दो भी बॉडी कॉन्टैक्ट में होती है, ये जो पार्टिकल जब हम इस पे रखते हैं, तो इसके पास दो वेलोसिटी हो जाती है। एक जो इसके रिस्पेक्ट में इसके पास होगी, वो हमेशा इस डायरेक्शन में होगी, अलोंग द इंक्लाइन। अगर कोई भी बॉडी किसी भी इंक्लाइन प्लेन पे है, उसके पास दो वेलोसिटी हम होगी, जो हम कंसिडर करते हैं। बेसिकली वेलोसिटी तो एक ही होगी, लेकिन उसके दो कंपोनेंट के फॉर्म में कंसिडर करते हैं। एक कंसिडर करते हैं, एक पार्टिकल जो बेसिकली जो वेज जिसे एक्सेलरेट कर रहा है, या जो वेलोसिटी, लेट कॉल इट v1, और एक v1 कर रहे हैं, जो ओके जो इस वेज के रिस्पेक्ट में, वेज के रिस्पेक्ट बेसिकली ये जो बॉडी है जो स्लाइड कर रही है, इस वेज के रिस्पेक्ट में उसके पास जो वेलोसिटी है, वो कैसे होती है, इस डायरेक्शन में, अलोंग द इंक्लाइन, राइट। हाँ और अगर मिनिमम की बात कर रहा है, मतलब हमें क्या करना है, हमें वो वेलोसिटी निकालनी है जिस पे वो स्प्रिंग को कंप्लीटली कंप्रेस कर दे और वो कम से कम हो। तो मेरी बात ध्यान से देखिएगा, अगर पार्टिकल की नेट वेलोसिटी की बात करें, आपने पढ़ा होगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, और ये विद रिस्पेक्ट टू हाँ ग्राउंड ले सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद हाँ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की अगर बात करें, तो जिस फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस फ्रेम की वेलोसिटी को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये जो पार्टिकल है, इसकी नेट वेलोसिटी की अगर बात करें, तो वो क्या होगा, इधर v1 और इधर v2। सही है? हम्म, हेलो। हाँ तो अगर अगर इस पार्टिकल की नेट वेलोसिटी की बात करेंगे, तो इसके पास जो वेलोसिटी होगी, उसमें साथ ही साथ इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में, जो कि हमेशा अलोंग द इंक्लाइन रहने वाली है, वो ऐड करनी होती है। हाँ अब एक और बात समझने वाली है, अगर इस पार्टिकल के पास एक वेलोसिटी तो हमेशा होगी ही होगी, जो इससे ट्रेवल कर रहा है, क्योंकि अगर कोई बॉडी कांटेक्ट में है, दोनों की वेलोसिटी सेम होती है, बेसिकली इस डायरेक्शन में हाँ ऐसे होगी, राइट। तो अगर हमें वी नॉट की वैल्यू मिनिमम रखनी है, इसका मतलब, और बेसिकली यहाँ पे तो इसको पूरा कंप्रेस करना है। एक पॉसिबिलिटी क्या है, कि पूरा कंप्रेस कर दे, लेकिन इसके बाद भी इसके पास इधर की तरफ कुछ वेलोसिटी बची रहे, लेट्स से वी डैश। लेकिन अगर उसको मिनिमम रखना है, तो इस वी डैश को क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर देखिए, अगर वी डैश जीरो हो गया, इसका मतलब क्या है, अब ये जो बॉडी है, ये और ऊपर नहीं जा सकती थी। हमने इतना ही दिया कि ये इतने के बाद इतना ही तक ऊपर आ सकती थी, वरना वेलोसिटी ऐसे भी तो दे सकते थे जिससे ये इसको कंप्रेस करते, लेकिन फिर भी इसकी जो बेसिकली इस नॉर्मल रिएक्शन की वजह से इसकी वेलोसिटी खत्म हो जाए। हाँ तो हम उसको इतनी ही वेलोसिटी दें सही कि वो यहाँ तक चढ़े, और उसके बाद इसका जो ये वाला कंपोनेंट है बेसिकली, ये खत्म हो जाए। हाँ वरना इफेक्टिवली क्या होगा, ये यहाँ पे कुछ डिसिपेटिव फोर्सेस लगेंगे, और उससे एनर्जी खत्म हो जाएगी। और हमें एनर्जी मिनिमम से मिनिमम सिस्टम को सप्लाई करनी है। तो हम ऐसी एनर्जी सप्लाई करें कि इस पॉइंट पे आते ही, जैसे ही वो पूरा कंप्रेस करे, उसका जो वो ये वाला कंपोनेंट जो अलोंग द इंक्लाइन है, वो जीरो हो जाए। तो अब क्या होगा, इतना समझ गए अगर हम, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा। एक 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 ये किया, यहाँ पे एनर्जी कितनी है, ये 3m, हाफ m v0 स्क्वायर। बाद में क्या हुआ, ये कुछ v से चल रहा है, और इस पॉइंट पे जब ये पूरा कंप्रेस कर चुका है, तो क्या होगा, इसके पास वेलोसिटी क्या होगा, इस डायरेक्शन में तो जीरो हो गई, इस डायरेक्शन में तो जीरो हो गई ना। हाँ तो इधर हाँ कितनी हाँ अब देखिए, तो ये हो गया। अब पहला कंसर्न क्या है, ये वी कैसे कैलकुलेट करें। अब आप देखिए, स्प्रिंग फोर्स जो है वो जितना इस पे लगा उतना इस पे लग गया। फिर अगर पूरे को सिस्टम कंसिडर करेंगे, हाँ तो स्प्रिंग फोर्स इंटरनल हो जाएगा ना। हाँ वो टेंशन वाला गया ठीक है जैसे ये कांटेक्ट में आया, इस पे इधर लगा, और ये पूरा सिस्टम है, इस पे इधर लग गया, तो कैंसिल हो जाएगा। तो और नॉर्मल डायरेक्शन इंटरनल है, तो हाँ सारे फोर्सेस इंटरनल है। एक्स डायरेक्शन में क्या है, और जो एम जी है, वो वर्टिकल डायरेक्शन में है। पहला इक्वेशन कहाँ से आएगी, m v0 इज इक्वल्स, मोमेंटम कंजर्व कर दीजिए। इसका मोमेंटम क्या होगा फाइनली, जब इस पॉइंट पे इधर भी वेलोसिटी v, इधर भी वेलोसिटी v, जी तो ये हो जाएगा 4mv, फोर एम ये हो वी जाएगा, हाँ हाँ, v0 बाय, ठीक है, सही है। हाँ अब बात करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन की। तो एनर्जी कंजर्वेशन में क्या लिख सकते हैं, पहले तो पहले क्या था, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, लिख सकते हैं हाफ m v0 स्क्वायर इज इक्वल्स, बाद में क्या हुआ, एक वेज है जिसके पास वेलोसिटी आ चुकी है, तो लिख सकते हैं 1/2 × 3m × v स्क्वायर प्लस 1/2, एक बेसिकली वो पार्टिकल के पास वेलोसिटी है,
और ये जो स्प्रिंग है इसके हाँ अंदर जो ये स्प्रिंग है इसके अंदर भी एनर्जी जा चुकी है, और वो क्या है? हाफ के इंटू वन कितना बाई कम, टू एच के। स्क्वायर। ये लेंथ एच थी ना, यहाँ से यहाँ तक। हाँ और के की वैल्यू दी हुई है हमें हाँ एम जी बाई हाँ। एच। तो चलिए जल्दी जल्दी वैल्यू पुट करते हैं। एम वी नॉट स्क्वायर बाई टू इज इक्वल्स 2m इंटू वी स्क्वायर। वी कितना हो जाएगा? वी नॉट स्क्वायर बाई 16 प्लस 1/2 हाँ एम जी बाई एच इंटू एच स्क्वायर। हमें कैलकुलेट करना है वी नॉट की वैल्यू, तो फटाफट कर लेते हैं। और कितना हो जाएगा? एम वी नॉट स्क्वायर बाई 8, तो ये हो जाएगा एम वी नॉट स्क्वायर बाई 2 माइनस एम वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल्स टू एम जी एच डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हो जाएगा एम वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3/4 इज इक्वल्स एम जी एच डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा? 4 एम जी एच। एक सेकंड, कुछ गलत हो रहा है क्या? एम जी एच 4 एम जी एच बाई 3। वेट है भाई। 2 एम वी स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर बाई 16। आई थिंक सही है, राइट? एम वी नॉट स्क्वायर बाई 8 तो 2 एम जी एच बाई 2। बिल्कुल सही है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा जो भी है। ठीक है, वी नॉट के लिए कैलकुलेट कर लीजिएगा 4 जी एच डिवाइडेड बाय। ठीक है।